साइंस की दुनिया की तरफ थैंक से यू। कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम एक बहुत ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। साइंस की दुनिया पे आपने कई बार उनके आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। पेशावर की बहुत मशहूर हस्ती हैं मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से। और बहुत मशहूर प्लास्टिक सर्जन हैं। और आपने इनके आर्टिकल यकीनन पढ़े होंगे पाकिस्तान साइंस की दुनिया पे। तो इत्तेफाक ऐसा है कि अक्सर आप आजकल अमेरिका के दौरे पे हैं और आपको इल्म है कि मैं भी अमेरिका में होता हूँ, तो उनके साथ बातचीत का मुझे मौका मिल रहा है, विच इज़ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी एज वेल एज शायद आप लोगों के लिए भी हो। आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ डॉक्टर उबैदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम कदीर साहब, आपकी बहुत ज़्यादा नवाजी और मेहरबानी। मैं तो पेशावर से एक छोटा सा मतलब इतना नहीं हूँ जितना आपने, लेकिन बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो आपके आर्टिकल्स तो बहुत अरसे से पढ़ते रहे हैं। आपके कुछ आर्टिकल मैंने ट्रांसलेट भी किए थे, कुछ जी आर्टिकल्स जी। साइंस की दुनिया पे शेयर किया। उस पे आपने भी कमेंट किया, मैंने भी कमेंट किया, तो काफ़ी उस पे जी बहस भी हुई थी। और पाकिस्तान में ये जो एक बच्चे होते हैं जिनकी जिन्स क्लियरली डिफाइन नहीं होती, उनके हवाले से आपने जो बहुत काम किया है। और अवेयरनेस के हवाले से आपने जो काम किया है, हम लोग थैंक यू। साइंस की दुनिया के मेंबरान भी और साइंस की दुनिया की टीम भी आपकी इस काम की, इस कंट्रीब्यूशन के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने मेडिकल फील्ड और उसके बाद ये जो प्लास्टिक सर्जरी का फील्ड है, ये कैसे इसमें कैसे आना हुआ? मैंने 1983 में ग्रेजुएशन की खैबर मेडिकल कॉलेज से। जी और फिर उसके बाद मैंने FCPS किया सर्जरी में। और जी। उस जमाने में पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग की कोई जगह नहीं थी। राइट। राइट। तो मैं फिर ब्रिटेन चला गया, वहाँ से फिर मैंने FRCS किया, प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेनिंग की। फिर मैं हम्म। वापस आया, लेकिन यहीं पे महदूद नहीं हुआ, फिर मैं दूसरी जगहों में भी ट्रेनिंग के लिए गया। अमेरिका भी आया, डेलस में मैंने थोड़ा सा काम किया। फिर जी। कनाडा में भी जाता रहा, और UK में भी बार बार जाता रहा, टर्की गया हूँ। अम, राइट। इंडिया में मैंने बहुत से वर्कशॉप की हैं, बल्कि सन 98 से लेकर 2018 तक जब इन्होंने वीज़ा बंद किए, तो उस वक्त तक मैं हर साल इंडिया में वहाँ लेक्चर अच्छा अच्छा। देने, गेस्ट स्पीकर के तौर पे, और उनको ऑपरेशन हम्म। करवाने में वर्कशॉप करता रहा। मैं पेशावर में होता हूँ। सही। पेशावर में मैंने प्लास्टिक सर्जरी का पहला यूनिट KP में खोला था, और वहाँ की मशहूर रीडिंग हॉस्पिटल हॉस्पिटल से शुरू किया था। फिर हयाताबाद मेडिकल सही। कॉम्प्लेक्स में गया। फिर हम्म। कुछ हुकूमत के साथ नाचाकियाँ हो गई थी, तो उस जमाने में सही। हम तकरीबन 70 कंसल्टेंट्स ने एक दिन में रिजाइन कर दिया था। अच्छा और अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने फिर मिलके एक मेडिकल कॉलेज बनाया, पेशावर मेडिकल कॉलेज के नाम से। फिर उसके बाद अच्छा अच्छा दूसरा अच्छा। है नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन। अभी इस वक्त मैं नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन में भी पढ़ाता हूँ, और हम्म। प्लास्टिक सर्जरी का एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स के लिए ट्रेनिंग भी करता हूँ। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 10 रेजिडेंट्स हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सही। अभी तक मैं 40-50 लोगों को प्लास्टिक सर्जन बना चुका हूँ। तो ये मुख्तसर सी गुजरा है। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। हमारे मेम्बरान के लिए ज़रा सा आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है और ये कैसे की जाती सबसे पहले तो ये कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता। है। जी। तो जी। प्लास्टिक राइट। एक्चुअली जो यूनानी जबान है उसका लफ्ज है प्लास्टिकास, जिसका मतलब है कालिब में डालना। हम्म। इसको किसी एक जगह किसी चीज से दूसरी चीज बनाना, या उसको मतलब उसकी हेत बदलना थोड़ी सी। तो सही। बुनियादी तौर पर प्लास्टिक सर्जरी जो है, तो वो एक तामीर नो या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। जिस्म में अगर पैदाइशी कोई नुक्स हो, हादसात से हो, कैंसर से हो, सर्जरी से हो, या उम्र की वजह से जो उसमें तब्दीलियां आती हैं, जी। उनकी रिकंस्ट्रक्शन को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो ये बुनियादी सही। तौर पे रिकंस्ट्रक्शन है। उम्र का जो मैंने बताया वो तो कॉस्मेटिक सर्जरी में अमूमन इस्तेमाल होता है, और अब तो उसकी काफ़ी तो उसमें तरक्की कर गई है, लेकिन ये हम्म। बहरहाल बुनियादी तौर पे रिकंस्ट्रक्शन है। सही। सही। जी जी तो आपने बताया कि आपने एमबीबीएस की और उसके बाद फिर जी। जो स्पेशलाइजेशन की थी। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है वो मतलब कितना अरसा लगता है, और उसके दौरान आपको सिर्फ जो
टेक्निकल साइड है उसकी तालीम दी जाती है, या उसके अलावा जो काउंसलिंग वगैरह है मरीजों की, या मरीजों की जो जी। जहनी हालत है उसको समझने, उसके हवाले से भी कुछ ट्रेनिंग होती है? असल में जो प्लास्टिक सर्जरी इस लिहाज से एक यूनिक सर्जरी है कि इसमें सर से लेकर पैर की उंगलियों तक जी। सारे जिस्म इसमें इन्वॉल्व होता है। हम्म, और इसमें उम्र का भी कोई उम्र की तखसीस नहीं है। प्री मेच्योर बेबी से लेकर मैंने 105 साल मरीज पे भी सर्जरी की है। और अच्छा। तीसरी बात ये कि दूसरे सर्जरीज में तो मेल और फीमेल होते हैं, हमारे यहाँ इस दरमियान में जितना तनव्वु मिलता है वो भी हम जी। इसमें शामिल होते हैं। तो प्लास्टिक सही। सर्जरी में ट्रेनिंग तो मुख्तसर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब मुख्तसर के मतलब कि तमाम सर्जिकल स्पेशलिटीज जैसे ही होती हैं। जैसे हम्म। एमबीबीएस के बाद, हाउस जॉब के बाद, फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है, पूरी दुनिया में यही हाल है। और फिर अच्छा। उसके बाद 3 से 4 साल जनरल सर्जरी में गुजारते हैं, जिसमें सर्जरी के इब्तदाई और बुनियादी उसूल सीखे जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर मजीद 3 4 साल जो हैं तो वो प्लास्टिक सर्जरी में मुख्तलिफ यूनिट्स में गुजारते हैं, जिसमें वो बुनियादी चीज़ें सीख लें। फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी भी अब बहुत वसी हो गई है, जैसे मैंने अर्ज किया सही। कि इसमें जी। मतलब सर से लेकर पैरों तक, और उम्र की भी कोई वो नहीं है। तो इसमें हम्म। जो एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, ये वो सर्जरी है जिसमें सबसे ज्यादा यानी मेडिसिन वाले अक्सर सर्जन्स को टेक्नीशियन के तौर पे बुलाते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी वो शोबा है जिसमें आपको तमाम मेडिकल साइड भी देखना पड़ता है, फिजियोलॉजी भी देखनी पड़ती है। तो उस लिहाज से थोड़ी सी टफ होती है। इसमें बारीक सर्जरी भी होती है, हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी सर्जरी करते हैं। वो माइक्रो सर्जरी जो है तो इसमें तकरीबन ये इस तरह से हाउस जॉब के बाद कोई 6 7 साल लग जाते हैं। लेकिन अब हम्म। चूंकि प्लास्टिक सर्जरी वसी हो गई है तो इसकी भी ब्रांचें निकल आई हैं। जैसे सही। हैंड सर्जरी है, जैसे बर्न्स या झुलसे हुए मरीजों की सर्जरी है, हेड एंड नेक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी वैसे सब लोग प्लास्टिक सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी समझते हैं, बल्कि हमारे मुल्क में तो इंश्योरेंस वाले जब उस पे मेरा प्लास्टिक सर्जन का नाम आ जाता है तो वो उसको पे करने से इनकार कर देते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं ये सही। कॉस्मेटिक सही। सर्जरी है। तो फिर मुझे हम्म। वजाहतें देनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने अब उनके लिए मैंने अलग से एक लेटर हेड बनाया हुआ है, जिसमें मैंने उस पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं लिखा हुआ, मैंने सिर्फ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी लिखी हुई है, ताकि उनको ये बिध के ना। तो अब अगर किसी को किसी एक शोबे में महारत हासिल करनी है तो फिर उनको जाना पड़ता है बाहर। पहले तो सिर्फ अमेरिका हुआ करता था, अब सही। सरप्राइजिंगली चाइना जो है तो वो 2012 से अब तक उसने मेडिसिन में बहुत ही हम्म। अजीब किस्म की तरक्की की है, जो मैं अमेरिका में भी तस्वर नहीं कर सकता। यहाँ जैसे वहाँ आप यूरिनल में पेशाब करते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकल आता है आपके पेशाब के टेस्ट का। तो वहाँ पे अब मैं अपने रेजिडेंट्स मैंने 2 भेजे हैं, तो वो वहाँ पे वो सुपर माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी करते हैं, जिसमें वो छोटे बच्चों की पैरों की उंगलियां लेके हाथों में लगाते हैं, जिनकी हाथों की उंगलियां नहीं होती, मतलब इस हद तक। अच्छा। तो अच्छा। इनको इंटरेस्टिंग। फिर ये कि एक स्पेशलिटी में फिर वक्त गुजारना पड़ता है, जिसमें फिर मजीद 2 3 साल लग जाते हैं। तो ये कम से कम 10 साल का नुस्खा है, अगर आप किसी एक शोबे में सही। उसमें महारत सही। हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मेरा अंदाज़ा है कि प्लास्टिक सर्जन काफ़ी कम है, लेकिन आप बताइए कि पाकिस्तान में कितने हैं सर्जन्स, और जितनी डिमांड है इसकी उसके लिहाज से सर्जन्स की तादाद जो है मुनासिब है या कम है, या मतलब बहुत ज़्यादा है? इस वक्त जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन है, उनके पास रजिस्टर्ड प्लास्टिक सर्जनों की तादाद 250 के लगभग है। जबकि WHO के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 से 3 हज़ार प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे पास रजिस्टर्ड भी हैं वो भी जो है तो उनमें से काफ़ी बाहर निकल गए हैं, जो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं या यूके में काम कर रहे हैं। मेरे कई रेजिडेंट्स जो हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है वो अभी इस वक्त यूके में हैं। मेरे कम से कम 10 रेजिडेंट्स यूके में काम कर रहे हैं। कुछ जो हैं तो उसमें सऊदी में हैं, गल्फ में हैं। तो प्लास्टिक की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सही। सही। मेरी जो पहचान हुई थी आपके साथ, जो इंट्रोडक्शन हुआ था, जी वो आपके जो आर्टिकल्स थे, जो जी जी पाकिस्तान में बहुत एक कॉमन नैरेटिव है, वो जी लड़की लड़का बन गई या लड़का लड़की बन गया, राइट? तो जी जी। उसके हवाले से है कि ये जो लोग हैं जिनको
अपनी जिन्स के बारे में अभाम होता है कि वो लड़का है, जिस्म लड़के का है, या वो कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, या जिस्म के जो अज़ा हैं वो भी मबहम है। इनको आप मतलब इनकी ये जो अभाम है, इसकी क्या वजूहत होती हैं? और ये कोई जीनियात का चक्कर है, या कोई प्रेगनेंसी के दौरान ऊंच नीच हो जाती है, या फिर ये कोई कोताहियाँ होती हैं वालिदैन की, या बचपन में जो जैसे बच्चों को पाला जाता है, तो क्या वजूहत होती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूंगा कि जीन्स का जी। तयन कैसे होता है। जी। सबसे पहले तो हमल के वक्त होता है। अगर जिस तरह आपको मालूम है कि इंसान में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। राइट। मर्द में भी होते हैं, खातून में भी होते हैं। और हम्म। मर्द के इन दोनों में सिर्फ एक जोड़ा जो है तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है कि मर्द में जो एक सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता है उसमें एक एक्स और एक वाई होता है, और सही। औरत में दोनों एक्स होते हैं। हम्म। हम्म। तो जब इक्वल चांसेस होते हैं कि मर्द से एक्स आता है या वाई आता है। अगर एक्स एक्स के हम्म। साथ मिल जाता है तो लड़की पैदा होती है, और यानी हमल के वक्त उसकी जीन्स जो है तो औरत की होगी। अगर जी। मर्द से वाई क्रोमोसोम आए, उसकी सही। जीन्स का तयन हमल के वक्त लड़के के तौर पे होगा। हम्म। हम्म। और सही। ये वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा क्रोमोसोम है। दूसरे क्रोमोसोमों हम्म। की निस्बत इस पे लगभग 50 के करीब जीन्स हैं। दूसरों में हजारों होते हैं, इसमें मतलब सिर्फ 50 हैं, तो ये छोटा होता है। हम्म। और जी। इस छोटाई की वजह से स्पर्म में जिसमें वाई क्रोमोसोम होता है थोड़ा सा हल्का भी होता है। तो हम्म। ये जब इनफर्टिलिटी के लिए बाज लोग इसके इसमें फिर वो इस तरह से उसमें तफसीक करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इस पे एक जीन होता है जिसको एसआरवाई जीन कहते हैं। हम्म। इस एसआरवाई जीन का काम ये होता है कि ये जब पहले 6-7 हफ्तों में ये क्या करता है कि बुनियादी तौर पे हर बच्चा माँ के पेट में लड़की पैदा होता है, उसके तमाम अज़ा लड़की जैसे होते हैं। लेकिन जब ये एसआरवाई हम्म। जीन उसमें होता है तो वो फीमेल के अज़ा को जो है तो पिघला देता है। सही। और फिर वो 7 हफ्ते के बाद जो है तो उसके अज़ा जो बनने शुरू होते हैं वो फिर मर्दाना शुरू हो जाते हैं। ये एसआरवाई हम्म। जीन सिर्फ ये नहीं करता, ये एसआरवाई जीन फिर ऐसे सेल्स भी बनाता है जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो पहला हम्म। मरहला तो हमल के वक्त ये क्रोमोसोम का हो गया, एक्स सही। और वाई। लेकिन हम्म। इत्तेफाक से ये है कि 1 लाख में से एक बंदा ऐसा ऐसा होता है जिसके क्रोमोसोम्स तो एक्स वाई होते हैं, हम्म। लेकिन वाई क्रोमोसोम पे एसआरवाई जीन नहीं होता। एक अच्छा लाख में अच्छा। से एक सही। बंदा। अब वो मुकम्मल तौर पे लड़की बनती है, मुकम्मल हम्म। तौर पे, लेकिन उसमें बच्चों की पैदाइश की खसूसियात नहीं होती। हम्म। हम्म। मतलब आज़ा सारे उसके वो होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो लड़का होता है। उस आप किसी तरीके से उसको नहीं समझ सकते। और इत्तेफाक से मैंने एक केस देखा है, बल्कि मैंने 2 केस देखे हैं। इसके बाद जो इस तरह भी होता है कि वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन उस एक्स पे जो है तो एसआरवाई जीन लगा होता है। तो पैदाइशी तौर पे वो अच्छा। उसको अगर आप क्रोमोसोम देख लें तो वो एक्स एक्स है, लड़की है। लेकिन वो बिल्कुल हम्म। लड़की के तौर पर पैदा होती है। तो उनमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत होते हैं। अगर इनमें 10% जो हैं तो वो फर्टाइल होते हैं। तो यूं समझ लें कि वो 25,000 में से एक बंदा होता है। तो ये तो हमल के वक्त उनका तयन हो गया। फिर उसके बाद जब एसआरवाई जीन काम करना शुरू कर देता है तो ये नीचे जिनसी अज़ा से लेकर दिमाग तक ये एक फैक्ट्री होती है हार्मोन्स की। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स बनते हैं इसमें। और उन हार्मोन्स में किसी जगह भी कोई नुक्स हो सकता है। अगर उसमें कोई भी नुक्स आ जाए तो अगरचे वो हमल के तौर पे लड़की या लड़का होता है, लेकिन उसके अज़ा जब वो पैदा होते हैं तो वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये दूसरा मरहला हो गया हार्मोन्स का। राइट। राइट। तीसरा मरहला पैदाइश पे उसकी जो शक्ल बनती है। तो हम्म। अगर कोई डॉक्टर किसी को अंदाजा ना हो, सरसरी मुआयना कर ले, तो वो भी इसमें गलती खा जाता है। और इसमें से बाज हार्मोन के ऐसे मसाइल होते हैं जिनसे वो बच्चा बचता भी नहीं है। उनको उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं, ऐसे कि वो सांस लूज करते हैं और वो मर जाते हैं अगर अच्छा। सही अंदाजा उसका ना हो। तो ये उसका तीसरा मरहला हो गया। चौथा मरहला ये हो गया कि बच्चा जो है माँ बाप ने क्या पहचान उसको दी है। जाहिर है कि अब एक उसके अज़ा अगर बाहर से जिनसी अज़ा मर्द के नजर आ रहे हैं तो उसको लड़के का नाम दे दिया। लेकिन राइट। मैंने राइट। ऐसे
ऐसे माँ बाप देखे हैं जिनकी 5 बेटियां हैं, तो छठी बेटी अगर हो गई तो उसको लड़के के तौर पे बड़ा करना बिल्कुल शुरू कर दिया, बिल्कुल। और ये एक ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जो उसके साथ किया जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो ये चौथा उसका मरहला हो गया। पांचवा मरहला वो है कि जब वो बंदा खुद अपने आप में तब्दीली महसूस करे जहनी तौर पे कि भाई मेरा, हम्म मैं तो लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ, या लड़की जो है तो अपने आप को लड़का समझती हूँ। उसमें फिर उसके बाद में हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो मरहला जो है तो वो हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है, जिसको अमेरिका में जो है तो उन्होंने पहले तो बहुत लीनियंट रखा हुआ था, लेकिन अभी जो फेडरल कानून उन्होंने बनाया है कि सिर्फ दो ही आइडेंटिटीज हैं, मेल और फीमेल, इसके अलावा राइट कोई आइडेंटिटी नहीं है। राइट। तो उन्होंने अब बाकियों के इलाज जो है तो फेडरल फंडिंग से ख़त्म कर दी है। अगर से अपने स्टेट्स के अपने अपने वो दायरे हैं। तो इसमें ये जो हार्मोन्स का मैंने मसला बताया, हार्मोन्स में ये है कि हार्मोन्स जब बदन पे काम करते हैं तो हार्मोन के लिए इस मरहले पे एक तो हार्मोन का होना जरूरी है, सही हार्मोन का होना जरूरी है। दूसरा ये कि वो हार्मोन्स जिस अज़ पे अमल करते हैं वहां पे उसके रिसेप्टर होने चाहिए। आप यूं समझ लें कि अगर हार्मोन चाबी है तो उसके मुताबिक ताला होना चाहिए। अगर ताला वहां नहीं मिलता, तो मेरे पास बहुत से मरीज ऐसे भी आते हैं जो लड़के होते हैं लेकिन उन पे टेस्टोस्टेरोन कोई असर ही नहीं करता, या बहुत कम अच्छा असर अच्छा। करता है। तो अगर जो कम असर करता है उस पर तो हम लगा देते हैं, उनको टेस्टोस्टेरोन ज्यादा कर देते हैं, अगर उसके अपने सही नुकसानात हैं। लेकिन सही जो बिल्कुल उस पर असर ना करे तो वो फिर लड़की ही रहता है। 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से 20 बच्चे ऐसे होते हैं सही। जिनका हार्मोन लेवल ठीक नहीं होता, तो उनके हम्म अज़ा हम्म सही नहीं समझे जाते, सुझाई नहीं देते। लेकिन उन मुल्कों में जहाँ पे कजन मैरिजेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट में अब लिटरेचर में तो उसका बताया गया है कि 1 लाख में ये तकरीबन 40 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। लेकिन मैं जब खुद इजिप्ट गया, कई बार गया हूँ, और वहाँ के प्लास्टिक सर्जन और पीडियाट्रिक सर्जन और साइंटिस्ट के साथ मिला हूँ, तो उन्होंने इसकी बहुत बेतहाशा बड़ी वो बनाई है, बताई है इंसिडेंट्स। वो कहते हैं कि 6% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, 6%। रियली रियली, रियली। हाँ। और मैं बहुत हैरान रह गया, लेकिन फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि अब हमारे पास जो जीन टेस्टिंग लैब्स और ये डीएनए के लैब्स बहुत कम हैं जो इस लेवल के काम करते सही हैं, और सही। या मुख्तलिफ हार्मोन काम करते हैं। लेकिन कायरा में जो है तो फ्रांस की मदद से उन्होंने ये लेबॉर्ट्री कायम की हुई है जेनेटिक टेस्टिंग की। तो ये है कि जो मैंने आपको 5 मराहल बताए, इन मराहल जी। में कहीं भी कोई मसला हो सकता है। तो हमारे हमारे पास जब आते हैं तो जाहिर है उस पे एक बंदे का काम नहीं होता, ये हमारे पास एक पूरी टीम है जिसमें 15 कंसल्टेंट्स होते हैं, जिसमें 15 स्पेशलिटीज होती हैं, गायनी भी होती हैं आप, और यूरोलॉजिस्ट भी होती हैं, पीडियाट्रिक सर्जन भी होते हैं, पीडियाट्रिशियन भी होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और सही। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी ऐसा जो इसमें एक्सपर्ट हो। इसी तरह साइकेट्रिस्ट, हर साइकेट्रिस्ट इसको नहीं ले सकता। हमारी खुशकिस्मती है, मेरे पास एक साइकेट्रिस्ट हैं जो इंग्लैंड में 15 साल कंसल्टेंट रह चुकी हैं और यही काम करती रही हैं। तो उनके साथ फिर हमें मशवरा करना हमारे लिए बहुत आसान है। सर, हमें साइकोलॉजिस्ट भी रखना पड़ता है, प्लास्टिक सर्जरी तो सही ज़ाहिर है होती ही है। तो अब सही। हम जो है तो अपने जो हॉस्पिटल में है, हम एक मीटिंग करते हैं हर महीने, जिसमें से मेरे पास कराची से लेकर खुलदार तक, और साउथ पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक लोग आते हैं, और उनको सही। हम फिर माँ बाप को बिठाते हैं, या अगर एडल्ट हैं तो फिर अपन स्पाउस के साथ या जो भी पार्टनर है उनके साथ बिठा के हम करते हैं। जहाँ तक जो आखिरी मरहले पे जो मसला है कि जहनी तौर पे अपने आप को क्या समझते हैं, उसमें आम, कुछ तो बुनियादी तौर पे 50,000 किस्म के जानवरों में 5% हम जिन्स परस्ती होती है, और यही शरह जो है तो इंसानों में भी है, पाँच सही फीसद जो सही। समझते हैं कि उनको रगबत अपने ही जिन्स से होती है, दूसरी जिन्स से नहीं होती। लेकिन इस पे माहौल का भी बड़ा असर होता है। मेरे सही। पास कई ऐसे मरीज आए जो नौजवान हैं, 20-25 साल उनकी उम्र है, वो जिन तालीमी इदारों में पढ़ते रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम थी।
तो सही। वो तकरीबन सभी के सभी स्टूडेंट जो भी शुगल है उसमें मुबतला थे। हम्म लेकिन उसके बाद उनकी रगबत जो है तो दूसरी जिन्स से बिल्कुल ख़त्म हो गई। और हम्म वो इस हद तक के वो मेरे पास आ गए कि हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता, बीवी को शादी हो गई है, हम क्या करें। तो इसमें फिर मुझे कुछ तजुर्बात याद आ गए हैं जो यहाँ अमेरिका में किए गए हैं, जिनमें उन्होंने ये किया कि एक हम जिन्स परस्त और कई हम जिन्स परस्त मर्दों को उन्होंने हीटरोसेक्सुअल वीडियोस दिखाई हैं जिसमें उनको कोई रगबत महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर उन्होंने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई से जो है तो वो स्टिमुलेट किया, तो उस उनकी वो रगबत बदल गई आई जब सी। दूसरी दफा वही वीडियोस दिखा गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ जेनेटिक ही नहीं है, मेरे ख्याल में इसमें माहौल का भी बड़ा असर पड़ता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर क्रोमोसोम के लिहाज से लड़का हो और आज़ा के लिहाज से लड़की हो, तो और वो लड़की के तौर पे बड़ा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये अखबार में जो आता है लड़की से लड़का बन गया, जी ये जी। होता ये है कि वो उसके सारे आज़ाद लड़की जैसे होते हैं, लेकिन जब वो बलूगत की उम्र तक पहुंचते हैं 13-14 साल की उम्र में, उनको ना माहवारी आती है ना उनकी छाती बढ़ती है, तो वो फिर टेस्ट करते हैं, तो आम डॉक्टर के पास से जाते हैं, वो केरियोटाइपिंग कर लेते हैं, क्रोमोसोम एनालिसिस के बाद वो XY आ जाता है, मुबारक हो ये तो लड़का है। अब इससे वो वाकिफ नहीं होते कि इसको ये इस उम्र तक लड़की के तौर पे बड़ा हुआ है। अब हमारे माशरे में लड़की को मुख्तलिफ तरीके से उनको बड़ा किया बिल्कुल जाता है, जिस बिल्कुल। तरह लड़कों की तरह तो नहीं रहती। वो कुछ पर्दा करती हैं, दुपट्टा करती हैं, लड़कियों की खेल खेलती हैं। अब उनको आप अचानक कहें कि आप लड़के हैं, तो ये एक जबरदस्त शॉक होता है उसके लिए, उस सही बच्ची के लिए, सही। बच्चे या बच्ची के लिए। हम्म और असल में मसला ये होता है कि एक आज़ा के तौर पर अगर लड़की पैदा हुई हो तो उससे लड़का बनाना निहायत ही मुश्किल होता है, सही। जबकि लड़की से लड़की बनाना बड़ा आसान होता है। हम्म। तो उसमें अगर वो इस मरहले पे आ जाए कि उन्होंने अभी कपड़े नहीं बदले होते, नाम नहीं बदला होता, और मैं हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारी फिर हमारा मशवरा है ताकि इसको लड़की के तौर पर रहने दें, तो ज्यादा बच्चे के लिए ज्यादा फायदा मंद साबित होगा। सही। क्योंकि उस पे जो प्रेशर पड़ता है वो जेंडर चेंज करने का वो नहीं होगा, और उसको हम आसानी के साथ लड़की के तौर पे बना भी सकते हैं। और मेरे पास तो 100 से ज्यादा ऐसी बच्चियां हैं जो क्रोमोसोमली जो है तो वो मेल हैं, लेकिन लड़की बन गई हैं, उनकी शादी भी हो गई हैं, और वो ठीक ठाक वक्त गुजार रही हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकती, लेकिन वैसे भी जो है तो 3% जोड़े जो है, 10% जोड़े जो है तो वो तो बच्चे उनके नहीं होते, अच्छे नहीं होते। 10% राइट जोड़े। राइट तो राइट। इस लिहाज से मेरी जो है तो सबसे बड़ी गुजारिश ये होती है आम डॉक्टरों से कि जब आप क्रियोटाइपिंग करें तो फौरन भी मुबारकबाद ना दें। दूसरी बात ये कि जब ये अगर वो फिर चेंज करना भी चाहें तो हम उनको 2 साल देते हैं कि 2 साल आप अपने कपड़े चेंज करें, अपनी आदत बदलें, ताकि हम जब वो कर लें, इरिवर्सिबल सर्जरी कर लें, तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। राइट। लेकिन अगर आप 2 साल जाते हैं तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर जैसे कोई बच्चा है जो एक्स वाई है, लेकिन बैरूनी जो अज़ा हैं उसके लड़की के हैं, राइट, तो उसको अगर आप ये डिटरमिन करते हैं कि एक्स वाई है, इसमें हार्मोन सारे जो हैं वो लड़के के हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर लड़के के हैं, लेकिन अगर टेस्टिकल्स डिसेंडेड नहीं है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करने के काबिल होता है फिर? अगर वो टेस्टी ऐसे हैं कि हम उनको नीचे ला सकें तो जल्दी, मतलब 2 साल से पहले पाया जाए। और वरना फिर उनका खतरा तो ये भी होता है कि अगर वो पेट के अंदर रहें तो वो वहाँ की गर्मी से वो उन्हें कैंसर बनने का इम्कान भी ज़्यादा हो जाता है। कैंसरस। हाँ, तो उसमें अगर वो जल्दी से नीचे आ जाएं तो बहुत से हैं हमारे पास, जो हैं जिसके जिसके हमने सर्जरी की है, और वो ठीक ठाक बड़े हुए हैं। अच्छा, ये बचपन में ही अगर ये डायग्नोस हो जाए और सर्जरी हो जाए और वो डिसेंड हो जाए तो फिर जी ये पता। जी अच्छा, ये बताइए कि जब ये ऐसा कोई केस आता है आपके पास, जैसे कोई जाहिर है कि ये मेरा अंदाजा है कि ज्यादातर ये केसेस हैं जिसमें लोग ये कहते हैं जी कि मैं लड़की हूं लेकिन लड़का बनना चाहता हूं, या लड़का हूं लड़के बनना चाहता हूं, तो ये प्यूबर्टी के बाद का केस होता है, जी राइट? जी प्यूबर्टी जी, पे उनको बिल्कुल पता चलता है बिल्कुल कि उनका कोई बिल्कुल मसला जी है। तो जी जी
आप फिर ये कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये अम, सिर्फ इसका अपना ख्याल है, या वाकई ही ये जेन्युइन केस है जिसमें बॉडी एक जेंडर की है, लेकिन जो इसका जो दिमाग का स्ट्रक्चर है या इसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑपोजिट जेंडर की, ऑपोजिट सेक्स की है? उसमें होता ये है कि हम हमारा सारा दारोमदार साइकेट्रिस्ट पे होता है और उस इवेल्युएशन पे अच्छा। होता है, लेकिन उससे के हम्म। अलावा हम देखते हैं कि उनके तवक्कुआत क्या हैं। अगर एक अच्छा। लड़की है जो जिसका कद जो है तो 4.5 फुट है, वो हमारे माशरे में हम्म। अच्छी खासी लड़की के तौर पे चल सकती है। सही। लेकिन सही। अगर वो कहे कि मैं लड़का बनना चाहता हूँ, तो हम्म। लड़के के तौर पे अगर उसके आज़ा हम ना भी बना सकें, हम्म। तो 4.5 फुट का इंसान जो है तो वो तो। हम्म। और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर ये कम उम्र में हो, जहाँ जैसे 15-16 साल, 18 साल की उम्र में इवन बोनी ग्रोथ तो होती रहती है, हड्डियों की बढ़ोतरी तो होती सही। रहती है, लेकिन अगर को हम टेस्टोस्टेरोन लगाना शुरू कर दें तो उनके हड्डियां छोटी रह जाती हैं, उनका कद छोटा रह जाता है। अच्छा। अच्छा। और मैंने ऐसे हम्म। मरीज देखे हैं जो मेरे पास आने से पहले बहुत ज्यादा डोज टेस्टोस्टेरोन के लेते रहे हैं बचपन में, हम्म। 3-4 साल उम्र हम्म। में, क्योंकि उनके अज़ा बहुत छोटे थे, तो उनका कद हम्म। 4.5 फुट रह गया। वो हम्म। लड़के के सही। तौर पे बड़े हुए हैं, लेकिन उनका कद जो है तो 4.5 फुट रह गया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उनसे तवक्कुआत पूछ लेंगे, भाई आप क्या तवक्को रखते हैं। जैसे अगर हम्म। एक लड़की लड़का बनना चाहे और उसका कद जैसे मैंने जिक्र किया, इसके अलावा अगर वो चाहे कि मैं अपने लाइफ पार्टनर भी चाहूंगा, तो लाइफ पार्टनर के लिए मसला ये है कि ऐसा अज़्म बनाना बड़ा मुश्किल है मर्दाना, जो जिनसी तौर पे एक्टिव हो, क्योंकि मर्द एक्टिव। में राइट। जो जिनसी एहसास है वो सिर्फ और हम्म। सिर्फ अज़ाए मखसूसा के टिप पे है। इसके अलावा किसी हम्म। जगह नहीं है, इसके अलावा सही। किसी भी जगह नहीं है। जिसके मुकाबले में खवातीन का जो है तो वो बहुत सी जगहों पे है, जहाँ जैसे छाती में होता है, इवन उनके होंठों में, गर्दन पे, बैक पे, हर जगह पे उनके जिनसी एहसास होता है। और फिर जहाँ पे उनको लमस से वो ज़ाहिर है फर्ज में भी होता है, फर्ज में भी 2-3 जगह हैं जहाँ पे वो होता है, और वो उनसे हिज ले सकती हैं। लेकिन अगर लड़की मर्द बन जाए तो उसके लिए ये हिज उठाना आसान काम नहीं है। मतलब सही। उसके लिए हम फिर कोई एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी पार्टनर खातून को तसल्ली देना जो है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उनसे ये बिल्कुल। पूछते हैं कि भाई आपका मकसद क्या है, आपका हम्म। एंड पॉइंट क्या है। अगर आप सिर्फ हम्म। लड़कों के तौर पे बाहर आजादाना आना जाना आपका है तो फिर तो हम्म। ठीक है। हम्म। मतलब फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भी नॉर्मल गुजारें लड़कों की तरह। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे जो होते मेल हैं और फिर फीमेल के तौर पे उनको बड़ा किया जाता है, और वो उस उम्र में फिर दोबारा उनको लड़का बनाना चाहते हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं, ये लड़की है, लड़की के तौर पे इसके लिए अकेली जिंदगी गुजारना हमारे बाद जो है तो बड़ा मुश्किल होगा, और इस माशरे में रहना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में लड़के का जो है, लड़की की हिफाजत बहुत कम है। ये नहीं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने जितने भी ऐसे बड़े एडल्ट बालिग लोगों से पूछा है, उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। मेरे पास एक ही खानदान के, एक अरबपति खानदान के पंजाब से 3 बेटे आए थे। एक की उम्र 28, दूसरे की 25, और एक की 32 थी। और तीनों के साथ ये मसला हुआ कि जब ये 10-12 साल की उम्र तक पहुंचे, किसी ने टेस्ट किया, वो मुबारक हो, तो ये तो लड़का है, और लड़के बन गए, और नीचे से तो खैरियत थी। तो मैंने तीनों से अलग अलग पूछा कि आपके साथ बचपन में कोई ज्यादती हुई है कि नहीं। तो तीनों की तीनों रो पड़े थे। मेरे पास अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं आया जो लड़की के तौर पे बड़ा हुआ था, फिर उसका उसकी जिन्स बदल दी गई थी 12-14 साल की उम्र में, और वो इस माशरे में महफूज रहा हो। अभी तक मुझे नहीं मिला कोई। सही। सही। तो इसमें ये है कि तो ख्याल रखना पड़ता है इसका।
जी, ये खैर ये तो बहुत एक पेचीदा मसला है और बहुत गंभीर मसला है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिनके बारे में हम ये भी तस्लीम नहीं करना चाहते कि वाकई ये मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में। तो चलें एक आगे चलते हैं। तो जी जी आपने बताया कि टीम होती है, टीम जी डिटरमिन जी करती है कि ये वाकई इसको जी जेंडर चेंज करने या सेक्स चेंज करने का जो है वो मतलब वैलिड केस है। तो उसके जी बाद जी। फिर आपका रोल क्या होता है? एक दफ़ा डिटर्मिनेशन होगी कि या वाकई इसको चाहिए। उसमें उसमें ये होता है कि अगर लड़की है और लड़का बनना चाहें तो उसके जी। लिए मेरे पास आने से पहले उसकी पहली सर्जरी जो होती है तो वो बच्चादानी और ओवरीज निकालना होता है। और फिर हम्म। दूसरे नंबर पे जो छाती है वो कम करनी पड़ती है। छाती तो सही। मैं कम कर लेता हूँ, लेकिन वो जो है तो की होल सर्जरी से गायनेकोलॉजिस्ट कर लेते हैं। अच्छा, सही और है, फिर सही है। उसके बाद उसको थोड़ा सा मतलब 6 7 महीने 8 महीने इंतजार करके फिर वक्फों से हम फिर जो है तो जिनसी अज़ा बनाते हैं, जो जी। कि काफ़ी मुश्किल काम है। उस पर काफ़ी टाइम लगता है और उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। सही। जो लड़के से लड़कियां बनना चाहें तो उनका अब जाहिर है मैं उस मोटिव पे तो ज़्यादा नहीं बोल सकता कि उनका सही। मोटिव क्या है, लेकिन मेरे कई मरीज ऐसे हैं जो अब शोबिज में आ गए हैं और हम्म। मतलब अच्छे खासे फीमेल अदाकारों के अच्छा, तौर अच्छा, पर अच्छा। काम करती हैं। तो इंटरेस्टिंग। उनका तो ये समझ में आता है। और उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ता है कि आ, लड़कों से लड़की बनाना आसान होता है निस्बतन, क्योंकि उनके अगर हम टेस्टिस निकाल लें तो वो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बनना खत्म हो हम्म। जाता है और उससे फिर उनके छाती भी बढ़ जाती है, बाल भी खत्म हो जाते हैं। मेरे पास एक जोड़ा ऐसा आया था जिनकी शादी हो चुकी थी, उसको 10 साल हो चुके थे। और हम्म। उसका जो है तो वो मेल था, हालांकि हम्म। उसका मतलब उसके टेस्टिस भी थे। तो हम्म। वो बेचारे ट्राइबल एरिया से आए थे, लेकिन दे और वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैंने फिर उनको दो ऑप्शंस दी, उससे लड़का भी बन सकता था, लड़की बन सकती थी। शी वॉज अराउंड 28, मतलब 28 साल की अच्छा। अच्छी खासी बालिग हम्म। खातून, जिसको दस हम्म। साल से शादीशुदा सब तस्वुर किया जा रहा था। हम्म। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बनना चाहते हैं आप, दोनों मुमकिन है। तो वो बिल्कुल शक्ल हम्म। बुर्के में आई थी। अच्छा। और फिर वो उस दोनों ने आपस में फैसला किया कि नहीं, इसने इस खातून ही बनना है, और शोहर ने कहा कि मैं इसके साथ रहूंगा। और फिर उसकी सही। सर्जरी मैंने की और अब यकीन मानिए उसके चेहरे पे बड़े बाल थे, बॉडी पे बड़े बाल थे, वो सारे खत्म हो गए और हम्म। उनकी छातियां भी खुद बहुत बढ़ गई थी। तो ये जब हम कर लेते हैं तो उसमें हो जाता है आसानी के साथ, उनका जनुशु का ताल्लुक भी शुरू हो जाता है जो सही। शादीशुदा। जी जी। अच्छा, तो ये आजकल तो अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, तो वो मतलब जिन्स का इल्म जो है वो डिलीवरी के बाद ही होता है, या अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि प्रीनेटल स्टेज में भी डिटरमिन हो जाता है कि ये जिन्स क्लियरली डिफाइंड है या ये मुबहम है? प्री नेटल जो है, जो माँ के पेट में जो है तो इनके काफ़ी जी। टेस्ट हो सकते हैं, जो उनके आजकल फीटल सर्जरी में काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है। कुछ ना कुछ खून के टेस्ट लिए जा सकते हैं, लेकिन वो पूरा कैस्केड अभी तक जो है तो कोई ऐसा नहीं निकला कि आपको शक ना हुआ हो। और क्योंकि जो जींस जो नज़र आती है अल्ट्रासाउंड पे, वो तो 20 25 हफ्ते के बाद जो है तो कुछ जी। मासूम मालूम होना शुरू हो जाता है। तो सही। उससे इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये है कि छठे सातवें महीने में फिर उनके अज़ा कुछ ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई शख्स उस पर मुकम्मल तौर पे एतमाद नहीं कर सकता। तो सही। आखिर में ज़्यादातर मरीज जो है तो पैदाइश के बाद ही पता चलता है उनका। तो ये जो परसेंटेज आपने बताई थी, तो पाकिस्तान में आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग हैं ऐसे जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी जिन्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है? असल में पाकिस्तान में जो जिनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, ये जी। ज़्यादातर फीमेल ट्रांसजेंडर हैं, यानी वो हैं मेल और वो उन्होंने फीमेल कैरेक्टर अपनाया हुआ है। अच्छा, जो अच्छा। फीमेल हैं वो जो मेल के तौर पे आई हैं वो छुपा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसका सही अंदाज़ा तो नहीं अच्छा। होता।
लेकिन अमूमन 5% तक बताया जाता है कि जो रजिस्टर्ड हैं वो 30,000 हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक ये 50 से लेकर 5 लाख तक हैं। वल्लाहु आलम। मैंने बड़ी कोशिश की कि इन ट्रांसजेंडर्स की बड़ी क्लोज्ड कम्युनिटीज होती हैं, इनको मैं अप्रोच कर लूं कि मैं इनके टेस्ट कर लूं कि भाई है क्या मसला उनको, और मैं राइट। उनको कोई मदद कर सकता हूं तो कर लूं, लेकिन इन्होंने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया है। और अच्छा। 2-3 एनजीओ से भी मेरा कांटेक्ट रहा है, लेकिन उनसे भी मैं नहीं कर सका हूँ। और उसको बहुत से लोग जो हैं तो एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। मुल्क में ऐसे लोग हैं जो स्पेशलिस्ट नहीं है और उनको हार्मोन्स भी खिला रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हम्म। हैं। हम्म। और मेरे पास कई एक ऐसे आ जाते हैं। अब तो चूंकि ये ट्रांसजेंडर में कई लोग ऐसे हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, और वो जो है हम्म। तो मीडिया भी बोल रहे हैं, और अच्छे अच्छे मतलब एजुकेटेड लोग हैं, तो वो सही। इसकी तारीफ भी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो अब थोड़ी सी उसकी वो आ गई है, शऊर आ गया है कि हम समझें हम्म। कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि चूंकि एक क्लोज कम्युनिटी है, तो अभी मुझे उसमें पेनिट्रेट करने का मौका नहीं मिला। सही। सही। तो ये जो सर्जरी होती है या हार्मोन थेरेपी या जो पूरा पैकेज होता है, ये आई अस्यूम कि ये वन वे स्ट्रीट होती है, कि ये रिवर्सेबल नहीं होता उसके बाद, राइट? तो चलो जी, तो रिवर्सिबल लोगों नहीं को, होती। हाँ, जी जी, तो लोगों जी को जी। फिर ऐसा होता है कि उन्होंने सर्जरी कराई या पूरे प्रोसेस से गए और बाद में कहा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पछतावा महसूस होता है कुछ लोगों को बाद में? मेरे मरीजों में, मेरे तो सैकड़ों में ऐसे मरीज हैं, लेकिन ऐसे मरीज, मेरे कोई ऐसा मरीज नहीं आया वापस जो जिसने उस पे अफसोस का इजहार किया हो और फिर वापस अपने उस पे लौटना चाहा हो। सही। तो मेरे इल्म में कम से कम नहीं है, क्योंकि हम बहुत विगरसली, हम अगर हमारे पास 10 ऐसे आते हैं तो उनमें से हम कम से कम 4 को तो साफ इनकार कर देते हैं। अच्छा। जी। इसमें एक मसला हमारे मेरे लिए पैदा हुआ था कि हमारे चीफ जस्टिस ने एक आर्डर जारी किया था कि जो शख्स भी अपना शनाख्ती कार्ड लेके नादरा के पास जाए और कहे कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ या लड़की नहीं लड़का हूँ, बस वो उसको मान ले। और फिर मेरे नाम स्पेसिफिक आर्डर आ जाता था कि भी इसकी सर्जरी कर लो। मुझे उसमें बड़ी कोफ्त होती थी, इसलिए कि वो हमारे जो मीटिंग है, हमारी जो टीम है उसकी, उसके बगैर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। अदालत का हुक्म भी मतलब न मानने से इनकार मतलब खतरनाक हो सकता था। तो उसमें फिर ये था कि बाद में एक और चीज जिसने वो खत्म कर दिया था, तो मेरी जान छूटी। वरना ये है कि इसको बड़ा सीरियस लेना पड़ता है। एक शख्स की जिंदगी होती है, उसके साथ उसके माँ बाप अटैच होते हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं कि माँ बाप उनको आग कर देते हैं, और जब आग कर देते हैं तो फिर उनके पास अपने कोई पैसे भी नहीं होते। तो वो फिर हमें जो है तो डोनेशन और इन चीजों से, और उसके लिए कोई डोनेशन भी देने को तैयार नहीं होता। आपके पास जो ज्यादा केसेस आते हैं वो प्यूबर्टी के वक्त के केसेस आते हैं, या बच्चों के, बिल्कुल जैसे न्यूबॉर्न है या 1-2 साल का बच्चा है, उनके भी अब केसेस ये आते सब सभी सभी आते हैं पैदाइश से लेकर मेरे पास जो आते हैं अमूमन वो 3-4 साल 5 साल की उम्र में सबसे ज्यादा आते हैं। और फिर उसके बाद जो है तो दोनों तरफ जो है पैदाइश के फौरन बाद, और फिर बड़ी उम्र में जो है तो भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो फिर स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिस तरह वो पैराबोलिक इफेक्ट है ना, वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये। हैं? ये तो खैर वो आपके साथ जो मेरा शुरू में तारुफ हुआ था वो जी चूंकि जी। मोमिन जिन्स के हवाले से हुआ था, तो उसकी बात चल रही जी जी। थी। लेकिन जाहिर है कि आपके पास ऐसे भी केसेस आते होंगे जो फेस रेस्टोरेशन के हैं, या पाकिस्तान में बहुत एक कह लीजिए कि लानत है तेजाब फेंकने की, खासतौर पे ख्वातीन के चेहरे पे तेजाब फेंकने की। अभी एक केस हुआ था बहुत जी जी। मशहूर, वो एक लेडी डॉक्टर के चेहरे पे तेजाब फेंका गया था। तो इस केस में फिर क्या होता है कि इस केस में मतलब किस हद तक चांस होता है मुकम्मल रेस्टोरेशन का? असल में एसिड अटैक का अगर सही शुमार किया जाए तो आम जलने के मुकाबले में बहुत कम है। आप इससे अच्छा। अंदाजा लगाएं कि इस ये जो पाकिस्तान में सालाना व मुश्किल 100 केसेस में
एसिड बर्न होता है। लेकिन मीडिया और को ज्यादा अटेंशन देता है हाँ, इसको। और 5 लाख लोग आग या गर्म पानी या तेल से जलते हैं। अब सही सही। 5 लाख और 100, और इन 5 लाख में, इन 100 में आ, 60% खवातीन होती हैं, 40% मर्द होते हैं जो अच्छा अच्छा। एसिड बर्न्स में। हम्म। और जो 5 लाख जलते हैं उनमें हम्म। 35% खवातीन होती हैं, 50% बच्चे होते हैं, 50% अच्छा अच्छा। 5 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं, और हम्म 35% 15 साल से 55 साल तक की खवातीन होती हैं। हम्म। लेकिन वो एनजीओज उनको ऐसी तशहीर करती हैं कि जैसे बस पाकिस्तान में हर एक पे तेजाब गिराया जा रहा है, हर अच्छा एक अच्छा। पे। इंटरेस्टिंग मेरे पास एक इंटरेस्टिंग। खातून आई थी जिसको जिसको कराची के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने फिर स्पॉन्सर किया था। उस वो शुरू में उस पे एनजीओज भी आई थी, और फिर उसको हम्म शोहर ने जला दिया था। मैंने हम्म उसका इलाज मुफ्त किया था। हम्म। और फिर बाद में पता चला, उसने फिर मुझे खुद बताया कि एक्चुअली ये मेरे हाथ से खुद ही तेजाब गिर गया था मुझ पे। और सही। खवातीन, और ये एनजीओज आई, उन्होंने कहा कि आप शोहर को अगर वो कर लें तो हम आपको रकम देंगे। और फिर अच्छा बदकिस्मती इंटरेस्टिंग। से वो शोहर, उसको मासूम था, और वो उसको फिर जेल की सजा हो गई थी, कई महीने जेल में रहा, फिर तलाक हो गई। फिर बच्चों से भी, वो बच्चे भी वो ले गया, और फिर ये बिल्कुल तंग दस्त हो गई थी। और ये कराची का जो इंडस्ट्रीज था, उसने उसको बेटी को कहा था, और उसको हर महीने ये खर्चा भेजता था। वो पिछले 2-3 साल में वो फोत हो गए, खुदा बख्शे उनको। तो फिर ये मेरे पास आई कि तो मैंने कहा देखो, तुमने जो किया था अपने शोहर के साथ, अब देख लें। तो मेरा मकसद ये है कि इनमें जो है तो जरा हमें हक़ाइक़ की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो जलने वाले लोग होते हैं, उनकी उनकी अजियत का आप अंदाजा इससे लगाएं कि मेरे पास एक खातून, यंग खातून, ज्यादा ज्यादा 30 साल की होगी। जी। उसको 12 साल हो गए हैं जले हुए। हम्म और वो पिछले दिनों मेरे पास आई फॉलो अप के लिए। तो मैंने अ, पूछा कि भाई, आपको डरावने ख्वाब अब भी आते हैं क्या? तो वो रोने लगे। 12 साल हो गए। ये जलने का अमल जो है, ये ब्रिटेन में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जेम्स पार्टरिज। जी। उनका एक्सीडेंट हुआ था 18 साल की उम्र में, मोटरसाइकिल पे चलते हुए वो एक्सीडेंट हो गया था, फिर आग लगी थी, और उनका 80% बदन जल गया था, और बच गया था, लेकिन उसका चेहरे से लेकर। तो उसने एक किताब लिखी है, चेंजिंग फेसेस। और उसी नाम पे फिर उसने एक एनजीओ भी बनाया है। और उसने बताया कि उस पर क्या गुजरी थी। उसके 36 ऑपरेशन हो चुके थे, और फिर उसने इनकार कर दिया कि मैं और मजीद ऑपरेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि जलने वालों सही। की तकलीफ जो होती है वो कोई शख्स मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हद से ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मतलब मैंने अर्ज किया कि 5 लाख के लोग, 5 लाख के तकरीबन तादाद में लोग जलते हैं। और हमारे यहाँ जो भी बर्न यूनिट बनता है वो 1-2 महीने में भर जाता है। अभी पिशावर में बना है, 120 बेड का है, और वो 2 महीने में सही। भर गया। और जब हम यहाँ पे जैसे कनाडा में है, मैं कनाडा में था, तो वहां पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो 2 सूबों का एक बर्न यूनिट होता था। अब 2-3 साल पहले मैं वहां था, तो एक सूबे का बर्न यूनिट बंद हो गया, क्योंकि बर्न पेशेंट्स नहीं थे। सही। अच्छा क्योंकि अच्छा। बर्न का सही इलाज जो है तो बचाव है, और वो माशाल्लाह, हम आपको मालूम है पाकिस्तान में हम राइट इसका ज्यादा राइट। ख्याल नहीं एहतियात रखते। करना जो है वो राइट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। सही सही। तो आपका तो माशाल्लाह कई दिहाइयों का तजुर्बा है। तो कोई ऐसा वाकया जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा मूव किया हो आपके पेशेंट्स के हवाले से। मेरे पास एक बच्ची आई जो तकरीबन 18-20 साल की थी। जी। वो जल चुकी थी। उसका, उसके वालिदैन और उसका जो खानदान था वो इंतहाई खूबसूरत, मतलब उसकी बहनें, हम्म उसके भाई बहुत खूबसूरत और अच्छे खासे हम्म अमीर खानदान से थे। हम्म और वो, उसका चेहरा जल गया था, और ऐसा जला था कि उसकी शक्ल बिगड़ गई थी। उसका नेक जो है तो यहाँ फंसा हुआ था। उसकी सर्जरी मैंने हम्म। की। उसके उसके माँ बाप ने उसको बस यूं समझ लें कि ओन करने से इनकार कर दिया था।
और अच्छा। अफोर्ड कर भी सकते थे, लेकिन वो नहीं पे करते थे। और वो उसका चेहरा मतलब इतना हो गया था कि मतलब वो हरकत ठीक कर सकती थी, बोल से ठीक ठीक सकती थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते थे। तो लेकिन वो फिर भी हर चंद महीनों बाद वो मेरे कंधे पे रोने के लिए आ जाती थी। तो हाँ। आखिर मैंने उसे कहा कि वो उसने ग्रेजुएशन कर लिया था, मैंने कहा कि तुम चली जाओ बाहर। तो उसने यूरोप में उसको एक स्कॉलरशिप मिला और वो फिर गई वहां पे। और फिर वहां उसके एक पाकिस्तानी अपना क्लास फेलो मिला, जिसके साथ उसने फिर शादी की। तो शादी के लिए वो पेशावर आई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी में भी इनका शिरकत नहीं की। और वो पार्लर से फारिग होके मेरे पास आई और मुझे कार्ड दिया कि तुमने मेरी शादी में जरूर शिरकत करनी है। तो अब वो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बच्चे भी हैं और वो गल्फ में कहीं काम करती हैं। लेकिन ये था कि यूरोप में उसने अच्छी खासी स्टडी कर ली थी और तालीम वगैरह की थी। दूसरी एक बच्ची थी जो 15 साल की उम्र में मेरे पास आई। तो वो इस शक्ल में थी कि उसकी ये थोड़ी जो थी तो बिल्कुल यहाँ चिपकी हुई थी। और इस हालत में वो यतीम थी। उसका एक छोटा भाई था उससे छोटा, और उसकी माँ थी। और वो एक केपी के एक छोटे गांव में रहती थी और वो सिलाई करती थी और इस तरह से पैसे। तो वो कुछ पैसे जमा करके मेरे पास आई। तो मैंने खैर पैसे तो नहीं लिए, लेकिन फिर मैंने उसकी सर्जरी की, उसका नेक वो किया। उस पर फिर मैंने एक कहानी लिखी जो न्यूज में शाया हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वीकेंड पे शाया हुई, तो वीकेंड के वो न्यूज ऑन संडे पे। तो उसके बाद मंडे को मुझे न्यूज़ के हेड ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपका नंबर दे दें। मैंने कहा दे दें। उन्होंने फ़ोन किया। बड़े सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने कहा कि आपने कहानी लिखी, ये बिल्कुल सही कहानी है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहानी है। तो ये लड़की जो थी, तो इसने एक दिन जब वो फॉलो अप पे आई तो मुझे एक हाथ में छुपके से एक खत पकड़ा दिया। और वो बहुत ही खूबसूरत उर्दू में लिखा हुआ था, एक पठान लड़की से इतनी खूबसूरत उर्दू हैंड राइटिंग। और तो मैंने से पूछा, तुम्हें तुम्हें तो स्कूल भी नहीं गई हो, ये कैसे पढ़ा है लिखा है तुमने? तो उसने कहा कि मैं जब गांव की औरतों के लिए ये कपड़े सिलाती थी सीती थी, तो वो अखबार जहां या अखबार खवातीन उठा के ले आती थी कि ये जो है तो आप वो कर लें हम अच्छा अच्छा, सही। इससे। तो वो पढ़ पढ़ के जो है तो मैंने उर्दू सीखी है और मैंने लिखना भी अच्छा सीखा है। अच्छा तो अच्छा। मेरी अम्मी को ना बताना कि मुझे लिखना पढ़ना आता है। तो उसने शुक्रिया का खत हम्म, लिखा था। तो एनीवे, सही। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा आप इस तरह कर लेंगे, उनको कहें कि मैं आपके लिए आपके गांव ही में एक क्लोथिंग फैक्ट्री बना देता हूँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जब आई तो मैंने उसे कहा कि इस तरह। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितने गुस्से हुए। उन्होंने कहा कि हम्म आपको मैं भिखार नहीं लगती हूँ? हम्म मैंने हम्म, तो आपसे नहीं कहा था कि मुझे इस तरह की सही चीज चाहिए। मैं तो किसी सूरत सही। में भी कबूल नहीं करूंगी, और आपने अगर आइंदा ऐसा किया तो मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगी। हम्म मैं भी शर्मिंदा हुआ। मैंने इंडस्ट्री से भी कह दिया कि भाई वो जो डोनर थे, उन्होंने वो और भी ज्यादा मुतासर हुए, जाहिर है मतलब। तो उन्होंने कहा अच्छा यस ऐसा यस। कर लें कि आप इनके लिए कोई लड़का देख रहे हैं कि उसके साथ शादी कर ले, तो मैं उसके लिए बना देता हूँ। तो खैर वो जब आई तो मैंने उसकी अम्मी से फिर बात की। हम्म तो इसको पता चल गया। उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा, बड़ा तलाश किया मैंने उसको। हम्म वो जो एड्रेस था उस पर भी मैंने बदले भी भेजे, लेकिन तो वो मैं इतराफ करता हूँ कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ। कि काश वो मुझसे मिल ले। अब तो उसकी उम्र बढ़ गई होगी, ये मैं तो कुछ 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी। तो तो ये साइंस की दुनिया के दो जो ग्रुप हैं हमारे, 1.4 मिलियन मेंबर्स हैं। तो जी, ऐसा इम्कान है कि ये इंटरव्यू देख के कहीं ना कहीं से उनको खबर मिल जाए तो वो शायद आपसे खुदा करे, खुदा करे, कांटेक्ट खुदा करे। कांटेक्ट कर ले। हाँ, जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अच्छा, अब वापस थोड़ा सा चलते हैं। वो जी एक जी। जो कन्फ्यूजन आमतौर पे होता है हमारे यहाँ, जैसे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा जो होते हैं, तो ये जो टर्म्स हैं ख्वाजा सरा की, एक वो इंग्लिश में टर्म होती है इंटरसेक्स की या ट्रांसजेंडर की। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं? जहाँ तक महजब मुल्क ममालिक का ताल्लुक है, तो वहाँ पे अब इंटरसेक्स की इस्तिलाह जो है तो ख़त्म हो चुकी है।
अच्छा। हाँ, और हमने 94 में एक सोसाइटी बनाई थी। अ, उसका नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हाइपोस्पीडियाज एंड इंटरसेक्स डिसऑर्डर्स। उसका वो था, एब्रिविएशन था इशिड। हम्म। लेकिन वो फिर हमें बदलना पड़ा, इसलिए कि वो इंटरसेक्स का नाम खत्म हो गया था। यानी बच्चों में भी वो इंटरसेक्स नाम खत्म, उसको डीएसडी कहते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। हम्म। तो वो इंटरसेक्स का तो खत्म हो गया है। जहां तक ख्वाजा सिरा का ताल्लुक है, तो इसको आप फीमेल ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। अच्छा। फीमेल ट्रांसजेंडर मतलब ये कि ये होते हैं, मर्द हैं, लेकिन ये खवातीन के ड्रेस ड्रेस और उस तरह की मतलब आदात और अतवार और हरकतें इस तरह करते हैं खवातीन की तरह, तो उनको ट्रांसजेंडर हम्म। कहते हैं। लेकिन ख्वाजा सिरा बुनियादी तौर पे हमारे बरसगीर में जो है तो इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। बल्कि आप समझ लें कि खिलाफत उस्मानिया में भी उनका किरदार रहा था। और कहा जी। यह जाता है कि 3000 साल से ये इस एरिया में कामन है, और ये सिकंदर आजम लेके आया था। सिकंदर आजम भी जो है तो इस तरह के जो यंग लड़के होते थे उनको जो है तो लड़कियां बना के अपने अच्छा। पास रखता था। और फिर मुगल और फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया में भी हरम सराओं की हिफाजत भी हम्म। यही लोग होते थे, उनके दस्ते भी बने होते थे जो राइट। तो अब बुनियादी तौर पे ये ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन कुछ हैं जो ट्रांसवेस्टाइट होते हैं। ट्रांसवेस्टाइट ये होते हैं कि वो सिर्फ कपड़े पहनने की हद तक ये शौक रखते हैं कि मर्द है तो अच्छा। औरतों के कपड़े पहनता है, हम्म। औरत होती है तो मर्दों हम्म। के कपड़े पहनती है। मर्दों के कपड़े जो औरत पहनती है उसको तो हम वैसे भी टाम बॉय के लिहाज नाम से पुकारा जाता था। सही। जो ज्यादा चुलबुली थोड़ी सी होती हैं और वो राइट। खेल भी ज्यादा करती हैं, तो हम्म। उनमें जो है तो वो तो इतना वो नहीं समझा जाता। इनको एक अलग मतलब हम एक दायरे में महदूद कर लेते हैं। तो हम्म। ख्वाजा सिरा जो है तो जैसे अर्ज किया कि तारीख बहुत बड़ी है इसकी। और को हम डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कितने हैं वो, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें पता नहीं कि कितने हैं। रजिस्टर्ड की तादाद तो कम है, हम्म। लेकिन कहा जाता है कि ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, अब इसमें इंडिया में भी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये कवानीन 2014 से 2018 में तब्दील हुए हैं, जिनके जी। लिए अलग शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं। और हम्म। अब किसी मुकम्मल मर्द और किसी मुकम्मल औरत के लिए उनके जहन से सोचना मेरे लिए मुश्किल है, तो जाहिर है आम लोगों के जी। तो काफी मुश्किल होगा। तो हम्म। लेकिन इस बुनियाद पे किसी से, इंसान तो हैं, मतलब हम उनसे ये राइट। तो उससे कोई ज्यादती तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। एक तो खैर ये है कि आमतौर पे हम जो सोच होती है लोगों की, वो जी बाइनरी जी सोच होती है कि वो लड़का है लड़की है। जी जी लेकिन जी जी। बायोलॉजी जो है वो बाइनरी नहीं है, उसमें तो शेड हैं बहुत सारे, राइट, बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम है शेड्स पूरा। हैं। जी जी। बिल्कुल। तो उसमें फिर ये होता है कि बीच में जो लोग हैं वो से अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें तो हम्म। यहाँ पे वो मसला नज़र नहीं आता इतना। जैसे यहाँ पे आपको कोई ख्वाजा सरा नहीं मिलेगा जो सिर्फ गा के अपना रोजी रोटी कमा रहा बिल्कुल हो। बिल्कुल वो जो बिल्कुल मसला बिल्कुल। है वो शायद सब कॉन्टिनेंट में ही है, वो और जगहों पे नहीं है। और ये मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में अब जैसा बता रहे थे कि अब तो ज़रा कानून साजी कुछ हुई है तो थोड़ा बिल्कुल, हाँ बहुत जी इनके हाँ। राइट्स का जी ख्याल जी है। जी जी। लेकिन यह है कि इनका बाकायदा डाटा होता है नहीं होता। बेटा नहीं लेकिन होता। कुछ आपको अंदाजा है कि ये मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हर जगह एक से ही होते हैं, या पाकिस्तान में या बरसगीर में इनका कुछ रेशो फर्क है बाकी मुल्कों बर से? सगीर में तो ये एक जो फीमेल ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी एक अलग सोसाइटी बन गई है, जो अच्छा। मतलब एक दायरे में रहते हैं और दूसरों से मिलते जुलते भी ज्यादा नहीं है। हम्म। आपको तो इल्म होगा उनकी पैदाइश को भी खुफिया रखा जाए। अगर पैदाइश पे कोई ऐसा मसला होता है तो उसको भी खुफिया रखा जाता है। अगर उस खानदान के मतलब कुछ पहले से ऐसे लोग हों, या फिर इनकी मौत पे बड़ा मसला होता है, इनको दफनाने का जो है तो हम्म। काफी मसला होता है। लेकिन अब ये सोशल इश्यूज हैं जिस पे मेरा ज्यादा वो तो नहीं है, इख्तियार तो नहीं है। लेकिन जो मैं मदद कर सकता हूँ वो उनको जैसे अब मेरे पास पिछले दिनों
पंजाब से कोई 3-4 फैमिली जैसे आई जिनके साथ माँ बाप भी उनके आए, और वो उन्होंने सपोर्ट किया उनको कि लड़कों को लड़कियों की तरफ है वो कर लें। तो हम्म। अब ये है कि अब पहले ऐसे में माँ बाप नहीं मिलते थे, वालिदैन नहीं मिलते थे जो अ, उनको सपोर्ट देते थे। अब आ गए हैं तो लेट्स सी कि क्या होता है। सही। सही। तो ये अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो जी जी वैसे तो खैर जाहिर है ये भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होगा। मुझे इतना इल्म जी नहीं जी है, जाहिर है आपका तो कई दिहाइयों का तजुर्बा है। लेकिन एक अगर कोई टिपिकल केस लें, जैसे बर्न का कोई केस जी है जी। फेशियल रेस्टोरेशन का, तो अमूमन आपको कितनी देर लगती है रेस्टोरेशन में? असल में जो बर्न्स की वजह से जो रेस्टोरेशन होती हैं उस पे, वो तो एक सर्जरी में नहीं होती हैं, उसके तो मुसलसल सर्जरी होती हैं अच्छा। और बार बार होती हैं। इसमें जैसे, अब अगर हम ये जिल्द की, स्किन की जो जिल्द है, इसमें आपको दो किस्म की जिल्द मिलते हैं। मर्दों में जो है तो ये बालों वाली जिल्द है, और ख्वातीन में बगैर बालों की जिल्द है। लेकिन यहाँ से कंधे से लेकर यहाँ तक जो जिल्द है इसको ब्लश एरिया कहते हैं। ये जिल्द बहुत नाजुक होती है, और ये गर्मी में या जज्बार में ये सुर्ख हो जाती है, रंग बदलती है। और तो हम अगर चेहरे पे कहीं और से जिल्द लेके लगाएं तो उसका दाग बहुत बड़ा, बहुत गंदा दाग बनता है। उसको ठीक करने के लिए फिर बड़ा मतलब बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। इस तरह अगर कोई छोटा सा धब्बा है तो उसको भी हटाने के लिए हमें फिर साथ वाली जिल्द को और उसके नीचे एक गुब्बारा सा रख के उसको हम हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद धुलाते रहते हैं ताकि ये जगह खिंच जाए। फिर उसके बाद वो गुब्बारा निकाल के लगाते हैं। तो अमूमन ये सर्जियां जो हैं तो कई स्टेजेस में होती हैं। जैसे जो छिदे हुए होंठ के साथ पैदा होते हैं बच्चे, होंठ और तालू के साथ, तो उनके, मेरी कोशिश ये होती है कि पहले ऑपरेशन में 1 महीने की उम्र में करूं। फिर दूसरा ऑपरेशन जो है तो 4-5-6 महीने की उम्र में करूं, तो जो हल्क का तालु का है। लेकिन में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है, फिर उनके नाक की सर्जरी करनी पड़ती है। उनके ये जो मसोड़ा है तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर जब जहाँ तक चेहरे या दूसरी जगहों के भी ताल्लुक हैं, वो जी। अमूमन ऑपरेशन के कई दौर होते हैं। कुछ ऐसे सर्जरीज होती हैं जो एक में हो जाती हैं, जैसे अगर किसी की नाक में कोई किसी का नुक्स हो, या उसको बहुत बड़ी नजर आए या छोटी नजर आए, उसमें कोई सर्जरी करनी हो तो ये एक स्टेज में हो जाता है। इसी तरह अगर उम्र के साथ चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएं तो उस फेस लिफ्ट की एक सर्जरी में हो जाता है। सही। ये जो आईलिड्स हैं ये जब बैगी हो जाते हैं इनको भी किया जा सकता है। स्कार चेहरे पे हों तो आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन के नाम से कुछ ऐसे वो आ गए हैं स्टेम सेल्स, जिससे हम फिर रीजनरेट करते हैं वो जो चीज़ें जो चेहरे में सी हैं, स्पेशली स्कार्ड फेस में उसकी बहुत अच्छी वो होती है। उसमें हम या ये करते हैं, फैट सेल्स जो हम लिपोसक्शन से हटा लेते हैं उसको फिर मशीन से प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से हम कोशिश करते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं, वैसे उन फैट सेल्स में 20% जो है तो स्टेम सेल्स होते हैं, तो वो हम अच्छा। अच्छा। फिर अच्छा। ग्रोथ फैक्टर ब्लड से लेके उसके साथ मिला के और वो फिर जगह जगह इंजेक्ट करते हैं, तो उनसे बहुत फर्क पड़ता है उनको। आई आ, सी। आई सी। आई सी। तो जनरली आम ऑपरेशन तो एक सर्जरी में हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनको आप जो है तो स्टेप्स में करते हैं। तो उन पे कई बार बहुत टाइम गुजर जाता है। जैसे ये अज़ा की सर्जरी है, जिनसी अज़ा की सर्जरी है, तो ये जी जी। कई बार 2-2 3-3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सही। जी जी। सही। लेकिन तो ये जी, गो अहेड। मैं बर्न्स के बारे में आपको बताऊं कि बर्न्स की सर्जरी इतनी एक्सपेंसिव है कि मैं जब ब्रिटेन में था तो उस ज़माने में हमने एक सर्वे किया था। तो जो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स हैं उनका आईसीयू का खर्चा रोज़ का, मैं 90 की बात बता रहा हूँ, तो 90 में उनका रोज़ाना का खर्चा तकरीबन 110 पाउंड होता था, और हमारा 290 पाउंड होता था। तो आप देख लें कि कितना खर्च। तो इसी तरह जो बर्न्स पेशेंट होता है, अभी मेरे पास एक उसका पेशेंट है वापडा का, जो जख्मी हुआ है, उसको अभी तक मेरे ख्याल में कोई 30-40 लाख रुपए उस पर खर्च हो गया है। अभी जब मैं आया था तो उसको फिर एक कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, मेरी तरफ से तो ठीक होके चला गया था, लेकिन सही। कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो मैं तो यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो उसकी अभी आज उसकी सर्जरी है एक और। तो उस मतलब काफी खर्चा उसका हो गया है। तो बर्न्स में जो है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सही।
सही। जी तो ये तो बात हो रही है जो मतलब प्लास्टिक सर्जरी रेस्टोरेशन के लिए होती है, लेकिन आई एम श्योर कि आपके पास बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ अपना इमेज बनाने के लिए, जी अपना अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। जी तो जी इन लोगों में आई एम श्योर कुछ लोग तो जैसे आपने जिक्र किया था कुछ प्रोफेशनल होते हैं, उनको तो प्रोफेशन का अपना प्रेशर होता है। लेकिन जी इन लोगों में भी आई एम श्योर कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नफसियाती मसाइल हैं और वो अपना सेल्फ इमेज वो तो आप ये डिसाइड करते हैं कि ये सर्जरी जस्टिफाइड है नहीं है, या फाइनल कॉल मरीज की होती है, और ये कैसे सारा प्रोसेस होता है कि हाउ डू यू आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसे मरीजों को परखने के लिए हमें बहुत सोच विचार की जरूरत होती है, और हम जी। बहुत मेहनत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्योंकि हम्म। ये ऐसे मरीज खतरनाक भी होते हैं। इस वक्त सही। दुनिया में जितने भी डॉक्टर मरीजों के हाथों मारे गए हैं, उनमें से 80% प्लास्टिक सर्जन हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आई डिडंट नो दैट। अच्छा। बिल्कुल। मैं इंटरेस्टिंग। जी जी। ब्रिटेन में था, जहाँ पे मैं काम कर रहा था, बर्मिंघम में मैं काम कर रहा था, तो हमसे 50 मील के फासले पे एक यूनिट था जिसपे 2 कंसल्टेंट थे। उन दोनों को हम्म। एक ही दिन में एक शख्स ने चाकू से मार दिया था, ओह वाह। अस्पताल के अंदर। उनका पूरा यूनिट बंद हो गया था। तो हमें सही। एहतियात ये रखनी पड़ती है कि भाई ये शख्स जो है, इसके तवक्कुआत ठीक है कि नहीं। जैसे मेरे पास एक लड़का आया और वो कहने लगा कि मेरी नाक की सर्जरी कर दी, ये अगर ठीक हो गई तो बस मैं शाहरुख खान जैसा बन जाऊंगा। सही। अब उसका कद कोई 5 फुट 6 इंच था, हम्म। और उसके और वो बहुत ही हैंडसम लड़का था, हम्म। लेकिन उसकी नाक शाहरुख खान की नाक इतनी खूबसूरत तो नहीं सही। सही। है। मैं माफी सही। चाहता हूँ, ये मीडिया पे आ रहा है, लेकिन मेरे शहर ही का है, मतलब बुनियादी तौर पे हम्म। पेशावर का है ना उसके वो। पेशावर के हो, जी जी, हाँ जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल राइट राइट। तो मैंने उसको इनकार कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा इस तरह नहीं बन सकता। इसी तरह अगर कोई तस्वीर लेके आए कि मेरी नाक इस तरह बना दें, या मैं चाहे तो मैं नहीं कर सकता। और मैं एक्चुअली मेरे पास एक लड़का आया जो ये कह रहा था, जैसे मैंने अर्ज किया, तो उसका वालिद न्यूयॉर्क में कहीं टैक्सी चला रहा था, और वो बड़ी बुरी हालत में मेरे पास आया कि इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पूरे घर को दोजख बनाया हुआ है, ये कर दें सर्जरी, जितने भी पैसे हैं मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने ज़ाहिर है इनकार ही करना था। तो बहरहाल वो फिर मैंने इनकार कर दिया। इस तरह एक खातून आई थी, मैं बहुत अरसा पहले, मुझे याद नहीं था, फिर उन्होंने याद दिलाया था कि मैं आपके पास आई थी, मेरे शोहर दूसरी शादी करना चाह रहे थे, तो मैं उसकी लड़की की तस्वीर लेके आया था कि मेरा चेहरा इस तरह बनाने हैं। तो उसने उस वक्त वो सोने के कंगन पहने हुए थे, वो सारे उतार के मेरी मेज पर रख दिए। तो मैंने कहा ये बात नहीं है, अगर आपके शोहर ने ये फैसला किया है तो वो सर्जरी से आपको पास पास आपके राइट। पास नहीं आएगा। लेकिन राइट। ये है कि हम ये उनके तवक्कुआत देखते हैं कि उनके तवक्कुआत सही हैं कि नहीं है। अगर उनके तवक्कुआत ये हैं कि चेहरे बदलने से मैं मतलब कोई और काम कर लूंगा, या मेरी सही। तवक्कुआत, अगर वो तवक्कुआत ठीक नहीं है तो हम फिर इनकार कर देते हैं। ऐसे हैं जिनको मैंने दो दो दफा फेस लिफ्ट किया है, लेकिन वो अच्छे खासे वो थे, मतलब अमीर थे, और वो शादी करना चाहते थे, दूसरी तीसरी, मतलब दूसरी शादी से पहले एक दफा फेस लिफ्ट किया, और फिर तीसरी शादी से पहले फेस लिफ्ट किया। सही। तो जाहिर है हम्म। अब उनको तो आप मतलब उनको समझा दें कि भाई आप बिल्कुल जवान नहीं बनेंगे, और जवानी सिर्फ चेहरे की तो नहीं होती। लेकिन राइट। बहरहाल तो इनका इनसे बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत। जी सही। सही। जी तो गोइंग बैक टू ये जो जेंडर चेंज ऑपरेशन होता है, जी जी उसमें लोगों की एक्सपेक्ट खास तौर पे जो प्यूबर्टी के बाद या जो जी मतलब अडल्ट हैं उनका जब होता है, तो उनकी क्या ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके बाद वो माँ या बाप भी बन सकेंगे, और वो फिर आप ये जो एक्सपेक्टेशन है ये जस्टिफाइड होती है या ऐसा मुमकिन नहीं होता? ये अब डिपेंड करता है कि अगर वो क्रोमोसोमली और जेनेटिकली मेल हैं और वो फीमेल बन जाती हैं, तो उनके तो बच्चे पैदाइश की कोई इम्कान नहीं है। और इसी तरह अगर वो पैदाइशी तौर पे मुकम्मल फीमेल हैं, या जो है तो उनके जेनेटिकली फीमेल हैं, तो उनके बच्चों की पैदाइश भी नामुमकिन है। लेकिन अगर इस हालत में आए कि वो
दरमियान दरमियान में हैं। तो उनके जैसे अब एक बहुत बड़ी तादाद मेरे पास उन नौजवान या जवान लड़कियों की आती है, और बदकिस्मती से कई एक शादी के बाद आती हैं जिनका हम्म वेजाना नहीं होता। वो नॉर्मल, बाकी से हर तरह के अच्छा। तरीके से नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनका वेजाना नहीं होता। तो हम्म। अगर वो यूट्रस उनका होता है तो फिर तो उनको काफी तकलीफ भी होती है, इसलिए कि हर माहवारी के साथ उनका खून जमा होता रहता है। जाहिर है। और जाहिर है। अगर किसी ने पहले सर्जरी नहीं की होती तो फिर तो वो ठीक हो जाता है, मतलब वो बच्चे पैदा करने के काबिल होती है। लेकिन अगर यूट्रस ही ना हो तो फिर तो हम्म। इम्कान नहीं है। जाहिर है। जाहिर है। लेकिन अभी जो है तो जिनका यूट्रस नहीं होता उनका अभी चूंकि यूट्रस का ट्रांसप्लांट शुरू हो गए हैं, हम्म। कई एक हो चुके हैं, तो इनमें से एक ऐसी खातून का हुआ है जिसका यूट्रस पैदाइशी तौर पर नहीं था। हम्म। लेकिन ये काफी बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश तक उसको रखा जा सकता है, फिर उसके बाद उसको सही। निकालना पड़ता है क्योंकि फिर वो रिजेक्शन सही। होती है उसमें। राइट। तो उसमें ये है कि ये इन्हिसार होता है कि वो स्पेक्ट्रम के किस कोने पे हैं। अगर स्पेक्ट्रम में जैसे जो सबसे आम बीमारी है जिनसी अज़ा की, वो उसको हाइपोस्पीडियस कहते हैं। जो अच्छा। छोटे पेशाब की नाली जो है तो वो टिप पे खुलने की बजाय नीचे खुलती है। और इस वक्त इसका कॉम्प्लिकेशन रेट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में पिछले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस में था यूरोप में, तो वहाँ पे अमेरिका से दो प्लास्टिक सर्जन, दो पीडियाट्रिक सर्जन आए थे जिन्होंने मेटा एनालिसिस किया हुआ था, यानी कि स्टडीज के वो आदाद शुमार जमा करके, तो उन्होंने अमेरिका सही। में ये बताया था कि अमेरिका में हाइपोस्पीडियस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन रेट 70% है। अच्छा। अब यहाँ पे डेलस में जो है तो एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं जिनकी बड़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। लेस देन 10% कॉम्प्लिकेशन रेट है। और मेरा जो है तो हाइपोस्पीडियस पे दुनिया में जो सबसे बड़ी तादाद है पब्लिश्ड इंटरनेशनल जर्नल में, वो मेरी है। और अच्छा। उसके रेफरेंसेस भी हैं टेक्स्ट बुक्स में। तो हम्म। मेरी कॉम्प्लिकेशन रेट जो है तो 5% के आसपास है। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। तो उसमें मैं, मेरे पास बाहर से भी काफी मरीज आते हैं, और तो उसमें हम्म। अब ये होता है कि जितना जितना वो पेशाब का सुराख पीछे जाता है उतना उसके कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ते जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन। तो एक सही। मौके पे ऐसा आता है कि वो बिल्कुल मेल नजर ही नहीं आता, तो उसको फिर इतना बढ़ाना कई एक में हो जाता है। जैसे मेरे पास एक LHV जो फीमेल हेल्थ विजिटर होती है, लेडी हेल्थ विजिटर, वो जी। आई ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 1999 की, मेरे ख्याल में 1998 99 की बात कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। वो आया तो उसको ये था हाइपोस्पीडियस, और लेकिन उसका जो है तो उसको लड़की के तौर पे बड़ा किया गया था क्योंकि वो कुछ नजर हम्म। नहीं आता। जब ये इसने फिर LHV का कोर्स भी कर लिया, और ये प्रेग्नेंट खवातीन को जो है तो देखती भी थी। एक दिन मेरे पास आई कि ये मेरा मसला है, तो मैंने जब देखा तो उसको उसकी छाती बिल्कुल नहीं थी, चेहरे पे बाल कम थे लेकिन नहीं थी। हम्म। तो मैंने फिर क्या किया कि उसको मैंने हामी भर ली है। तो उसके मैंने 3 4 ऑपरेशन कर लिए, और उसको अच्छा खासा, मतलब उसने फिर शादी भी कर ली, लेकिन उसकी शादी फिर उसमें उसकी बीवी ने खुला की दरख्वास्त दी, तो इसने हम्म। वो उसके जो बीवी थी उसका दावा ये था कि ये मर्द नहीं है, हालांकि हम्म। ही वॉज नॉर्मल मोर और लेस। तो मेरे पास तो सही। उसकी सारी तस्वीरें थी, तो वो सिविल जज ने फिर मुझे बुलाया उसके लिए शहादत के लिए। मुझे काफी अंदरून KP में उसका और उसकी वो अदालत थी, हम्म। तो मैं साथ हम्म। लैपटॉप ले गया, उसको मैंने बताया। तो खैर वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये है कि उनका जो है तो अब वो बंदा जो था तो ही वॉज फर्टाइल, मतलब अच्छा। ये सही। 25 30 साल की उम्र तक वो लड़की बना रहा, लेकिन हम्म। फर्टाइल था। अच्छा। 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 हाँ, अच्छा, मतलब स्पर्म लेकिन बन रहे थे। जी वायबल जी, स्पर्म। स्पर्म्स बन रहे थे, लेकिन वो लड़की की तरफ बड़ा था, बड़ा हुआ था। उसने हम्म। फिर आखिर में, फिर मुझे किसी ने बताया उसने खुदकुशी कर ली थी। ओहो। अच्छा। अच्छा। तो हम्म। ये असल में हम तो ख्वाजा सिरा को देख के मुंह फेर लेते हैं, लेकिन सही। इन पे जो गुजर रही होती है या इस तरह के दूसरे बच्चों पे, बिल्कुल। वो बिल्कुल। जो है तो एग्जैक्टली, क्योंकि वो खास तौर पे छोटे बच्चों और फिर जब प्यूबर्टी आती है उस वक्त
फिटिंग इन द नॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, राइट? तो ये ऐसे बच्चे जो हैं जो नॉर्म में फिट नहीं होते, उनके लिए स्ट्रेस उन पे कितना ज़्यादा होता है, ये शायद आम लोग इसको इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कुछ आप कहना चाहेंगे? कोई ऐसी बात आ, जो अभी डिस्कस न हुई हो? आपने इसमें मुझसे एक दफा उसमें जो आपने सवाल भेजे थे उसमें एक था कि साइकेट्री या साइकोलॉजी की हमें कुछ ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती। जी 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 हमारे जो करिकुलम है उसमें तो नहीं है। जी जी। लेकिन हमें इन मरीजों से कम से कम बचना सिखाया जाता है जो प्रॉब्लम बन सकते हैं, जो इस तरह मैंने हम्म, बताया अपनी जान की हिफाजत की राइट जरूरत है। राइट। या फिर यहाँ पे वेस्ट में तो फिर वो सू भी करते हैं ना। और उसकी वजह से जो है तो कास्ट हमारा बढ़ जाता है, इसलिए कि यहाँ से आपको फिर प्रैक्टिस इंश्योरेंस कर देनी पड़ती है। अब कैलिफोर्निया में एक प्लास्टिक सर्जन जो है तो वो सालाना तकरीबन 4-5 लाख डॉलर सिर्फ प्रैक्टिस इंश्योरेंस के तौर पे पे करता है। एग्जैक्टली, क्या है, बिल्कुल ये बिल्कुल। आगे मरीजों हम्म को ट्रांसफर होता है। लेकिन हम्म। फिर हमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से भी मशवरा करना पड़ता है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि एक तो मेरे असातिज़ा जो थे तो उनमें से कई एक साइकेट्रिस्ट थे। फिर मुझे खुद भी हम्म। साइकेट्री पढ़ने का और साइकोलॉजी पढ़ने का। मैं मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हूँ थोड़ा सा, मतलब कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के साथ मैं उनके इनिशियल जो डिपार्टमेंट बना था तो उसमें मैं मेरा बड़ा हिस्सा था। तो एजुकेशनल एजुकेशनल साइंस जो है तो बेसिकली साइकोलॉजी है। सही एजुकेशनिस्ट सही। हैं वो बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो इस वजह से हम्म। मेरा चूंकि अपना शुगल है तो मैं बस वो एक मेरे पास ये एक अच्छा हथियार है कि मैं मरीजों को समझा भी सकता हूँ और उनकी बातें सुन भी लेता सही हूँ। जी। सही। लेकिन जैसे आपने बताया था कि आपकी एक पूरी टीम है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बिल्कुल ये बिल्कुल शामिल होते हैं, जी और है। वो भी कंसल्ट करते हैं। लेकिन जाहिर है, जी जी। एज ए सर्जन, एज ए आपको जो इंटरफेस करना है मरीजों के साथ, तो आपको भी ज़रूरत होती है उन स्किल्स की कि उसके जो नफसियाती जो पहलू है मरीजों का, उसको उसको कैसे हैंडल करना है। असल में जी। ये जो हमारी टीम है ये तो सिर्फ ये जेंडर वाली है, एक टीम ये है। दूसरी टीम हमारी है डायबिटिक फुट केयर की, अच्छा जिसमें अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें ये डायबिटिक्स जो आते हैं तो उनके फुट केयर में तो हमारी कोशिश होती है। इसको मुझे कोई 10-15 साल हो गए हैं जो हम कर रहे हैं। तो इन 10 सालों में इससे पहले मैं महीने में तकरीबन 4 पाँव काटता था। और अब जो है तो अच्छा अच्छा 3-4 महीने बाद कहीं एक एम्पुटेशन होती है। तो अच्छा अच्छा। लेकिन उनको एम्पुटेशन पे राजी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम्म। उसके लिए फिर हम मेरे पास फिर वीडियोस हैं, उनको बताता हूँ कि देखें इसकी, आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा पाँव कटा हुआ है, कौन सा पाँव मसनूई है। तो वो नहीं बता सकते, हम्म। तो फिर उसके बाद वो इस पर राजी होते हैं। तो उसमें तो इस जेंडर वाले टीम में तो मेरे पास है सेक्रेटरी, लेकिन दूसरों में फिर नहीं, अच्छा तो मुझे खुद जो है अच्छा तो अच्छा अच्छा। करना पड़ता है। सही सही। और वो मतलब डायबिटीज का मसला जो है वो तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो आई एम श्योर कि आपके पाकिस्तान पास बहुत से में पेशेंट आते हैं। सबसे ज्यादा शरह है उसकी, 36% जो हम्म। एडल्ट पॉपुलेशन है, 36% राइट। ऐसी वबा आई हुई है। एनएचएस जो यूके का है वो हमारे एक एनजीओ को पे करती है कि हमारा एक कस्बा है पेशावर के पास, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुकम्मल तौर पर रजिस्टर किया हुआ है। वहाँ पैदाइश और अमवात और दरमियान में सारी उनकी उनका डेटा मौजूद है। तो जो भी एनजीओ आती हैं उनको वहाँ के डेटा लेने में बड़ी दिलचस्पी होती है, तो एनएचएस पे करती है वो डेटा लेने की, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियंस हैं। सही सही। साउथ एशियन सॉरी, साउथ एशियंस हैं। तो उनमें भी, बिल्कुल। भारत में भी बहुत ज्यादा है डायबिटीज, गल्फ में भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब डायबिटीज का तो खैर ये है कि हम लोग चूंकि आजकल का लाइफ स्टाइल है, जी जी। उसमें हम लोग एक तो खाने पीने का ख्याल नहीं करते, दूसरे कि मोबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर लोग शुरू से अपने सेहत का ख्याल रखें, मोबिलिटी का ख्याल रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वो फिर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो स्टेज आती है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जी जी, वो अब मतलब लिम्स जो हैं वो बिल्कुल उनमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है, उसमें सेंसेशन ख़त्म हो गई है। ये जो है तो ये टाइप 2 डायबिटीज में है। टाइप 1 डायबिटीज तो बिल्कुल। बचपन से हो जाती है। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं जब फर्स्ट ईयर 4th ईयर एमबीबीएस में था तो हमने सर्वे किया था खुद, स्कूलों में गए थे,
ग्रोइंग चिल्ड्रन का हमने लिया था, 2% जो थे तो वो थे टाइप डायबिटिक 1 थे। वाले। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। 2% बच्चे, तो उनमें उनमें फिर ये जेनेटिकली होता है। तो डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और आपसे मैं बहुत कुछ मैं सीखने को मिला। मैं ममनून हूँ आपका, आपने इतनी इज्जत दी मुझे, और मुझे खुशी हुई है अगर मेरी बातों से चंद लोगों को फायदा हो जाए, और आपसे बातें करके बड़ी खुशी हुई। बड़े बहुत शुक्रिया। अगली दफा इंशाल्लाह आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आपसे मुलाकात हो। ज़रूर ज़रूर, अगर आपका डैलस या ऑस्टिन का चक्कर लगे तो ज़रूर बताइएगा। मैं ऑस्टिन में हूँ तो आई लव टू मीट विद यू। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, नवाज़िश आपकी। अस्सलाम वालेकुम।